Students, we will discuss about the induction, charging by induction, जिसमें हम एक रॉड लेंगे जिस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. अब हमारा मोटो ये है कि कैसे हमें एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है. ठीक है. तो यहाँ पर हमने एक रॉड ली है और उस रॉड को हमने स्टैंड पर रख दिया. ये अनचार्ज है. ठीक है. अभी फ़िलहाल इस पर कोई चार्ज नहीं है, पर जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इस रॉड के पास लाते हैं तो इस रॉड पर जितने भी चार्जेस है, इस रॉड पर अभी ये अनचार्ज क्यों है? अनचार्ज का मतलब होता है ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इसका मतलब है इन पे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो इसको न्यूट्रल कंडीशन में रखे हुए हैं. ठीक है. सबसे पहले आप अनचार्ज्ड बॉडी का मीनिंग समझिए. अनचार्ज का मतलब होता है कि जिस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इक्वल होना. ठीक है. ताकि वो बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में रहे. तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं तो इसके अंदर वाले जितने नेगेटिव हैं वो सभी कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? वो सब एक इस कॉर्नर पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ कलेक्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि चार्जेस की प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते है. तो ये यहाँ पर इसके थ्रू अट्रैक्ट हो जाएंगे और बचे हुए पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर है वो इस पॉजिटिव से रिपेल होकर कहाँ आ जाएंगे? इसके जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर पर कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से इस बॉडी को हम चार्ज करेंगे. अभी भी नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, यानी ये बॉडी न्यूट्रल स्टेट में. अभी हमने जस्ट क्या किया है, सिर्फ इसके ऊपर जो प्रेजेंट चार्जेस थे उनको सेपरेट किया है. ठीक है. कैसे किया है? एक और पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाकर, ताकि नेगेटिव चार्ज सारे इस तरफ हो जाए इस कॉर्नर पे, क्योंकि इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इससे रिपेल होकर जो पॉजिटिव है वो इस कॉर्नर पर हो जाए. तो ये तो हुआ सिर्फ चार्ज का सेपरेशन. लेकिन अगर मैं इन चार्जेस को, इस तरफ वाले चार्ज को अर्थिंग कर देती हूँ. अर्थिंग करना मतलब ग्राउंड में सारे चार्जेस को सप्लाई कर देना, ग्राउंड तक पहुँचा देना. ठीक है. तो इसका मतलब है जैसे इसकी अर्थिंग की तो ये सारे चार्जेस क्या हो गए? यहाँ से निकल कर अर्थिंग हो गए. यानी कि अब इस बॉडी पर क्या बचा? अब इस बॉडी पर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज बचे हैं. और इस तरह मैंने इस पूरी रॉड को न्यूट्रल कंडीशन से या अनचार्ज कंडीशन से नेगेटिव चार्ज बॉडी बना दिया, क्योंकि इसके सारे पॉजिटिव चार्ज सेपरेट करके अलग कर दिया. ठीक है. तो इस तरीके से किसी एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी के अंदर चार्जेस जनरेट करना कहलाता है इंडक्शन. ठीक है. बहुत सिंपल है. देखो, इसके अलावा आपकी बुक में और एक्सपेरिमेंट गिवन है. ये स्फीयर है 2, ये दूसरा स्फीयर है, स्फीयर ए, स्फीयर बी. दोनों न्यूट्रल स्टेट में अभी फ़िलहाल. ठीक है. यानी दोनों पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल है. इनको हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से. ये स्फीयर ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. अब यहाँ पर मैं एक रॉड लेकर आती हूँ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है. अब होगा क्या? इसके ऊपर, ये दोनों न्यूट्रल है. न्यूट्रल है मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल है. तो इस स्फीयर के जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब इस साइड आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो सब पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे. और इस स्फीयर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके जस्ट अपोजिट फेस पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे रिपेल होंगे. ठीक है. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सब अगर एक साइड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके जस्ट इस वाले स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और इसके पॉजिटिव से इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे रिपेल होकर. ठीक है. तो फाइनली हमें करना क्या है? लास्ट में इसे अगर हमने अर्थिंग कर दिया, या फिर आप ये समझ लिए बिना अर्थिंग करे भी बीच वाली जो कंडीशन है ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कंडीशन क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यानी कि पूरी तरह से डिफ्यूज़ हो जाएंगे. लेकिन फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? ए वाले स्फीयर को अगर हम अलग कर देते हैं और बी वाले स्फीयर को हम अलग कर देते हैं तो ए पर उस रॉड के कारण एक साइड पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और बी पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा. तो इस तरीके से इंडक्शन के थ्रू आप एक सिंगल अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर सकते हो और डबल
ये जो बताया है यहाँ पर ये डबल चार्ज है, मतलब 2 बॉडी को चार्ज किया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सिंगल बॉडी को चार्ज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से बाय इंडक्शन और कंडक्शन दोनों तरीके से आप बॉडी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चार्जेस जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी बुक में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दे रखा है, ये आप लोग रीड कीजिएगा। ये एक ऐसे डिवाइस है जो चार्ज बेस्ड बनाई गई है, और इसमें एक सिंपल सी एक जार होता है, उसमें एक मेटल मेटल की स्ट्रिप होती है, और वो स्ट्रिप को फर्दर आगे जाके 2 ऐसी स्ट्रिप को टाई किया जाता है, और ये पूरी जार के अंदर ही अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक मेटल की डिस्क लगी होती है, और इस डिस्क के पास एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड ली जाती है। तो वो सारे चार्ज, क्योंकि ये रॉड है, जैसे इसको इससे टच करवाया तो ये जो डिस्क होती है इस पर भी ये पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। फिर अगर ये पूरी मेटल की है तो मेटल चार्ज को ट्रांसफ़र कर लेती है, तो यही पॉजिटिव चार्ज ऐसे आते हैं। ऐसे आने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज 2 पाथ में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमने 2 स्ट्रिप जैसा अरेंजमेंट बना रखा है। जैसे ही दोनों जाते हैं तो ये स्ट्रिप पहले बहुत पास होती है, और जैसे ही इन दोनों में चार्ज आता है तो एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर सेम बॉडी है और उस पर सेम चार्जेस आ चुके हैं डिवाइडेशन के बाद, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था जो ये समझाता है कि कैसे 2 सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऑटोमेटिक ये स्ट्रिप अलग हो जाती है, और जब यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लाई जाती है दूसरी बार में, तो ये सारे चार्जेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगेन ये स्ट्रिप वापस पास आ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब आपको पता है, पहले भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा। ठीक है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब ये होता है कि पूरी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद कांस्टेंट होता है। यानी कि इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आप एक बॉक्स लीजिए, सपोज कीजिए कि इस बॉक्स पे कुछ बॉल्स है। ठीक है, अब चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, इस पे 2 कूलाम चार्ज है, एज्यूम कर लो, और इस पर +3 कूलाम है, इस पे +5 कूलाम है, इस पे -1 कूलाम है, +2 कूलाम है, +3 कूलाम है, और यहाँ पर ले लीजिए -3 कूलाम। ठीक है, यानी टोटल चार्जेस। अब इस बॉल को आपने शफल किया, ठीक है, इसको आपने शफल कर दिया। ठीक है, तो इसका जो चार्ज होंगे इसकी बॉल पर, वो क्या होंगे? तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसका मैथ्स बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर कितना है, -1, -2, -3, यानी कि 3 और 2 5 और 6, -6 है। 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13, यानी कि इसका टोटल रिजल्ट आ रहा है 7 कूलाम। ठीक है, अब यही चार्जेस अगर शफल करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाए, -1 कूलाम, -6 कूलाम, +3 कूलाम। ठीक है, और यहाँ पर 2 कूलाम ले लेते हैं, और यहाँ अगेन -1 लेते हैं। ठीक है, तो एज्यूम कीजिए, अंदाज़न कर लीजिए एक्सपेरिमेंट को कि यहाँ पर 7 कूलाम हो रहा है, जैसे कि +2 और 3 5, 5 और 5 10 और 3 13 हो रहा है। ठीक है, 13 कूलाम, और 2 और 3 5 और 1 6 हो रहा है, तो -6 कूलाम। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 7 कूलाम बचा। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से शफल कर देंगे कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से रिज़ल्ट आ गया। अब एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू तो यहाँ नहीं मिली ना, लेकिन जब हम इसको शफल करेंगे तो ये चार्जेस एक दूसरे पर इस तरीके से पहुँचे कि अपने पास फाइनल रिज़ल्ट ये रहा। अब देखो इसका रिज़ल्ट क्या रहा, 6 और 3 9 और 2 11 कूलाम, 2 और 1 3 और 1
4, ठीक है, 4 कूलम, यानी रिजल्ट क्या रहा 7 कूलम। यानी कि किसी भी प्रोसेस में चार्जेस के ट्रांसफ़र होने, अब यहाँ पर शफल करने से क्या हुआ, कुछ चार्जेस बॉल पे इधर उधर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। अब जो चार्जेस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी प्रोसेस के पहले या बाद में जब चार्जेस एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन फिर भी उसका नेट चार्ज जो है रिज़ल्ट वो फिक्स ही रहे 7 कूलम, मतलब 7 कूलम। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज अगर किसी बॉडी पर शिफ्ट हो जाए या गेन कर ले कोई बॉडी उस चार्ज को किसी भी प्रोसेस के दौरान, पर जो रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज थे और रिएक्शन के बाद में टोटल चार्जेस थे वो हमेशा बराबर होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसके, यानी कि Q इक्वल टू Q मतलब किसी बॉडी पर जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज है वो, N मतलब 1 2 3 या इंटीजर्स जिसको हम बोल सकते हैं वो, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो, यानी कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी बॉडी पर, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कह दिया कि किसी बॉडी पर 8.0 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है, ठीक है, इतना कूलम चार्ज है, तो क्या ये हो सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या इसका मल्टीपल है? तो आप देखो 16 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 8.0 आता है, यानी कि ये किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। उसके अलावा फिर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये किसी बॉडी पर चार्ज पॉसिबल है? हो सकता है, तो हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 1.6 या ट्वाइस में मल्टीप्लाई करूँ मतलब 16 2 जा 32, 1.6 का ट्वाइस होता है, यानी कि जो भी चार्ज होंगे 1.6 याद रखिएगा इंटू 10⁻⁻19 जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर्स का मतलब होता है 1 2 3, ठीक है, और यही पॉसिबल है। अगर आप 1 से कोई वैल्यू लेते हो, जैसे कि 1 पॉइंट समथिंग ले लीजिए 5 इंटू 10⁻19 या कुछ इस तरह की वैल्यू लेंगे जो 1.6 का मल्टीपल नहीं निकली, तो इसका मतलब वो चार्ज उस बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है Q हमेशा NE यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर्स यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट वो 1.6 का ही मल्टीपल होना चाहिए का चार्ज ही बॉडी पर हो सकता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव में, क्योंकि चार्ज दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू NE का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। और प्लस माइनस सिर्फ चार्ज की वैल्यू के लिए लगाया है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी का मतलब होता है जहाँ पर आप चार्ज को प्लस कर सकते हो, जैसे 3 कूलम प्लस 5 कूलम, ठीक है, दोनों को ऐड करना है आपको। तो 3 कूलम और 5 कूलम दोनों पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 8 कूलम पॉजिटिव। अब सपोज़ कर लो 3 कूलम और प्लस 5 कूलम करना है आपको, इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 कूलम पॉजिटिव। यानी कि नॉर्मली मैथ्स जो हम अप्लाई करते हैं प्लस माइनस करने के लिए, वही मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। इस तरह से आप चार्ज को ऐड कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी किसी बॉडी पर अगर 5 कूलम चार्ज है और उसे आप 6 कूलम चार्ज और दे देते हो पॉजिटिव, तो उसकी बॉडी पर टोटल पॉजिटिव इलेक्ट्रिक 11 कूलम चार्ज होगा। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हो एडिटिविटी, ठीक है, यानी चार्ज को आप नॉर्मल मैथ्स की तरह एडिशन कर सकते हो, ठीक। देन
अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कूलाम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो वैसे तो हमारा ये हो चुका है, बट मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाने के लिए डायरेक्टली नोट्स में से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप देखते जाइएगा। कूलाम्स लॉ डिपेंड करता है हमारे न्यूटन्स लॉ पे, ठीक है। न्यूटन लॉ आपने अभी तक पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी दो बॉडी जिसका मास m1 और m2 है, उनके सेंटर से एक फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स, जो कि उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 दोनों के मास का प्रोडक्ट, एंड m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और इसी बेस्ड ये समझाया गया था कि किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यहीं से स्टार्ट होती है हमारी कहानी कूलाम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये है कि देखो, ये भी कोई बॉडी थी जिनका कोई मास था m1 m2, ठीक है। सिमिलरली चार्ज का भी मास होता है, चार्ज का भी कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, ठीक है। और इसकी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम कह दें कि सबसे छोटे से छोटा चार्ज क्या होगा, तो सबसे छोटे से छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, उससे कम वैल्यू का कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए मैंने अभी आपको क्वांटाइजेशन में बताया कि जो भी चार्ज होगा किसी बॉडी पर, वो मिनिमम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। यानी आप ये कंसिडर कर लो कि सबसे छोटा चार्ज इस दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, और इलेक्ट्रॉन का खुद का भी कोई मास होता है, मतलब इतना छोटा चार्ज है लेकिन उसका खुद का कोई मास है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो चार्ज हम एज्यूम करते हैं उन सभी के मास होते हैं। तो ये लॉ दो चार्ज के बीच में भी फुलफिल करता है। इसीलिए कूलाम्स ने इस लॉ को समझाया था कि सिंपल जो भी वर्डिंग आपकी उधर बॉडी के मास के लिए थी वो यहाँ पर चार्ज के लिए हो जाएगी। क्या समझाया था कि किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है वो उन दोनों चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है, जैसे अभी मैंने बताया 5 कूलम 3 कूलम, तो 5 और 3 उसके मैग्नीट्यूड है, तो उन दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक बेसिक लॉ है जो आप उधर भी पहले भी पढ़ चुके हो, बस उसे अब चार्ज में एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि चार्ज का खुद का भी मास होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि F को कंबाइन अगर करते हैं तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो वहाँ पर G लगता है, कैपिटल G, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या लगेगा K। और चार्ज के लिए स्पेशली कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसलिए K की वैल्यू यहाँ पुट करके पूरा फॉर्मूला आपका क्या बन गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहाँ पर दो बॉडी का मास कंसिडर किया जाता है, यहाँ पर हम मास कंसिडर न करते हुए चार्ज के लिए दोनों बॉडी के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अगर फ्री स्पेस परमिटिविटी की बात करें, यानी दोनों चार्ज के बीच में फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, तो सिंपली उसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। अब कैसे होगी कूलाम स्क्वायर, तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, अगर आपको इस K की वैल्यू निकालना है तो ये R स्क्वायर का मल्टीप्लाई F में कर दीजिए, तो F का मतलब होता है न्यूटन, R डिस्टेंस का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और Q1 Q2 का वैल्यू होती है कूलाम स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखो F का ये पूरी वैल्यू निकालने के लिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये F था, ये फार्मूला दिया है, सबसे पहले एप्सिलॉन 0 को उधर ले जाइए। 4 पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी कोई वैल्यू या यूनिट नहीं होती। एप्सिलॉन 0 जैसे ही उधर जाएगा तो F नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर F की वैल्यू के लिए आप क्या रखेंगे, न्यूटन। Q1 Q2 यानी कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए रखेंगे आप मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 या कांस्टेंट की वैल्यू होगी, K की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, एप्सिलॉन 0 की भी लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी आप वो भी बना सकते हो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। तो कूलाम स्क्वायर के लिए क्या लगता है, AT का स्क्वायर, और न्यूटन के लिए MLT-2 होता है, और मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर होता है। तो ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो T स्क्वायर है
और नीचे t-2 है, तो ये कम्प्लीटली ऊपर आ जाएगा तो t की पावर 4 बन जाएगा। a स्क्वायर ऑलरेडी था, l क्यूब अगर ऊपर आया तो मतलब l क्यूब था तो -3 लग जाएगी इसकी पावर, m पॉजिटिव था तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्वर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से एप्सिलॉन 0 यानी मीडियम की फ्री स्पेस परमिटिविटी की वैल्यू भी लिख दी है और आपको ये यूनिट कैसा है ये भी बताया गया है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देख रहे हो तो ये होगी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देख रहे हो कंप्लीट, यानी 4 पाई से कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसकी जगह के की जगह जो पूरी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वहाँ पर ये वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको फर्दर नॉलेज के लिए वैल्यूज़ गिवन है ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए तो आप इजीली कर सकें। अब आपको यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है कि एक कूलम चार्ज क्या होता है। यूनिट मतलब 1 और कूलम इसकी यूनिट है चार्ज की, तो यूनिट चार्ज का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है, तो इस सिस्टम से हम उसे समझेंगे कि मुझे अगर इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर की वैल्यू भी 1 करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है। फिर फोर्स न्यूटन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 9 × 10⁹ रखना पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कूलम चार्ज को डिफाइन करना है। और जो दो चार्जेस हैं एक दूसरे से जिस डिस्टेंस पर है, ठीक है, मान लो ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे से जिस भी डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, 1 मीटर। फिर इस चार्ज का, ये प्लस चार्ज था, ठीक है, और ये माइनस था, तो इन दोनों चार्ज के बीच की जो भी डिस्टेंस या इनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ज, एक यूनिट चार्ज को डिफाइन करने के लिए Q1 और Q2 को बराबर करके क्या लिख दिया, Q। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी, 1। अब हमें पता है कि जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो उसके लिए मुझे फोर्स भी कितना लिखना पड़ा, 9 × 10⁹, यानी कि जब ये तीनों कंडीशन आती है तब जाके 1 यूनिट चार्ज डिफाइन होता है। तो देखो जैसे ही F की जगह मैं ये रखूँगी 9 × 10⁹, और Q1 Q2 की जगह Q रख दिया और R की जगह 1 का स्क्वायर कर दिया, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली बचेगा Q का स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, तो Q की वैल्यू +-1 होता है। यानी कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो चार्ज है वो 1, किसी भी दो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम तब होगा जब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होगी और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। ठीक है, जिसमें ये थ्योरी के थ्रू आपको समझाया गया है। ठीक, अब कूलम और स्ट्रेट कूलम, इसकी एक और यूनिट होती है। अगर आपको बड़ी वैल्यू मेज़र करना हो, जनरली हम कूलम में मेज़र करते हैं, ठीक है, बट जैसे मीटर किलोमीटर होती है वैसे ही 1 कूलम स्ट्रेट कूलम में भी आप मेज़र करते हो, 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि जब दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, वो अगर दो पर्टिकुलर स्पेस में है, मतलब इनके बीच में कुछ गैप है मतलब एक दूसरे से दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो मीडियम फील है उसी की परमिटिविटी हम देखते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर एक फोर्स लगता है तो उसका मीडियम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियम जो बीच में है उसके कारण उनके फोर्स की वैल्यू या उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स है उस पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं जिसको आपने कुछ डिस्टेंस पर ले रखा है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली स्पेस में हैं, वो मतलब बीच में, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन 0 आएगा। लेकिन अगर कोई मीडियम फील है, ठीक है, तो आप एप्सिलॉन 0 ना लेते हुए एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक, और जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या रिलेशन आएगा, F1 मतलब वो फोर्स जो जिसके ये बोल सकते हैं नॉर्मली मीडियम फील है वो वाला फोर्स, और जब मीडियम नहीं है, परमिटिविटी है, तो एप्सिलॉन 0 है। तो इसको सॉर्ट आउट किया तो फिर क्या हुआ, F/F1 यानी कि विथ मीडियम और विदाउट मीडियम का जो रेशो है वो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल था, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब भी कोई चार्ज, कोई पर्टिकुलर चार्ज किसी बॉडी पर मतलब नॉर्मली रखा हुआ है तो वो अपने आसपास
एक ऐसी फील्ड बना लेता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उसे रिपेल या अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो फील्ड क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टी, वहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्जन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, उस एरिया को हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नेट में आपने देखा होगा कि मैग्नेट को हम सिंपली अगर रखते हैं तो मैग्नेट की एक रेंज होती है, कुछ दूरी तक ही वो आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस उसके आसपास बनती जाती है और जितना एरिया कवर करती है वो उसकी फील्ड कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड। सेम उसी तरह कोई भी चार्ज है, उसके अंदर चार्ज है यानी कि उसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक्वायर्ड है, ठीक है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। तो वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वो अपने आसपास के जिस एरिया तक शो करता है वो पर्टिकुलर एरिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसका मतलब है कि उस चार्ज की फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसके अंदर ही, उसकी फील्ड के अंदर दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो उसे रिपेल कर देगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अपने आसपास की फील्ड में वो जितना भी रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स लगा सकता है वो उतना पर्टिकुलर एरिया उसकी फील्ड कहलाता है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या कि एक वो बोल सकते हैं कि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर वो उस जो चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज जिसको हम बोल सकते हैं, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज अगर ला दिया जाए तो वो उस पर कितना फोर्स लगाएगा वो कहलाता है उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से देखिए कि सपोज़ कीजिए ये कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसकी खुद की एक फील्ड बन चुकी है क्योंकि ये जितनी वैल्यू इसका होगा, जैसे 5 कूलम है, 10 कूलम है, तो इसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उतना ये स्ट्रांग होगा। तो सपोज़ कीजिए अभी जो भी ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसने अपनी एक फील्ड बना ली है। अब अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आ जाता है, टेस्ट भी बोल सकते हो और पॉइंट भी बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, जो सिर्फ आप अपने सिर्फ अप्लाई किया है कि वो चार्ज अंदर आ जाए, तो इस चार्ज के कारण इसकी फील्ड में आया है ये चार्ज, तो इस चार्ज के कारण वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर ये टेस्ट चार्ज आ गया है वहाँ पर क्या फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगा, ठीक है। यानी जितना फोर्स किसी भी चार्ज के द्वारा उसकी फील्ड में आने वाले टेस्ट चार्ज पर लगाया जाता है, ठीक है, वो फोर्स और उस चार्ज, जो भी चार्ज अंदर आया है, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का रेशो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई बात समझ में? कि फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई चार्ज है और उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आ जाए, तो अभी हमने पढ़ा कि वो उस पर कोई फोर्स लगाएगा, तो वो उस टेस्ट चार्ज पर, यानी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही रहेगा, तो उस पॉइंट पर जितना चार्ज लगाया जाता है वो जितना भी फोर्स लगाएगा उस टेस्ट चार्ज पर, उस फोर्स का और जितना जो भी चार्ज आया है उसके मैग्नीट्यूड का जो रेशो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स है मतलब न्यूटन और चार्ज है मतलब कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट कहलाती है न्यूटन पर कूलम। और अगर हम सीजीएस यूनिट देखेंगे तो न्यूटन को हम डाइन बोलते हैं, तो डाइन पर स्ट्रेट कूलम, क्योंकि यहाँ पर कूलम की सीजीएस यूनिट है स्ट्रेट कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि 1 कूलम चार्ज को अगर डिफाइन करना है तो आप क्या, अगर आप जानते हैं कि जो चार्जेस आया है वो यूनिट है 1 कूलम में, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो होता है उसके ऊपर लगाया गया, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जनरली उसी चीज़ को थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक डेरिवेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो भी मैंने आपको समझाया, तो उसके ऊपर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो निकालना है, ठीक है। यानी कि अभी जो मैं आपको बताया था कि एक चार्ज है, पहले प्लस क्यू चार्ज आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक, जो पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, ठीक, और उसके बाद आप ये एज्यूम कीजिए कि कोई दूसरा चार्ज है जो उसके पास आ चुका है। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, अब इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक
प्लस Q0 चार्ज आ चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Q0 ले लो, टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हो, है ना, एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, वो आ गया है, इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। अब इसकी फील्ड के अंदर आया है ये, तो इसके एरिया में आ गया, इसके एरिया में आया तो दादागिरी कौन करेगा, ये करेगा, और ये करेगा तो ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, और जैसे ये इसके एरिया में आ चुका है तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स का रेशो और इसके मैग्नीट्यूड का रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहला रहा है। तो हमें इस डेरिवेशन में निकालना क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पता करूँगी कि इसके द्वारा इस पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, और वो हमें कौन बताएंगे, कूलाम अंकल, क्योंकि उन्होंने हमें ये बता रखा है कि जब दो चार्जेस है, ठीक है, भले ही दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो या नहीं हो, अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और आगे जो कांस्टेंट है वो हमने देख लिया वहाँ पर, अब हमेशा ये कांस्टेंट चलेगा 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ से हमने F निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो F है उसकी वैल्यू पुट कर दी और Q0 जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो रखा, ये फॉर्मूला है हमारा। जैसे ही वैल्यू हमने रख दी तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ ये हुआ, ठीक है। अब आपको दो फॉर्मूले लर्न करना है, एक तो क्या, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q0/r², और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यानी 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर आपको दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखिएगा फॉर्मूला बहुत सिमिलर है दोनों का, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दोनों चार्ज लेना है और यहाँ पर सिर्फ वो चार्ज जिसकी फील्ड है, जो आया है वो तो कैंसिल आउट हो गया आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वो चार्ज लेना है जिसकी खुद की फील्ड होती है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल फॉर्मूले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आ जाए, ये तो नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर कोई चार्ज आ जाता है, मतलब बीच मीडियम में कुछ फील है, तो क्या होगा, तो सिंपली ई की वैल्यू अगर नॉर्मली आ जाता है, क्लियन एयर मीडियम में आ जाता है तो ε0 Q/r² जो अपन ने डिराइव किया वो, लेकिन अगर कांस्टेंट में आ जाता है, कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगता है तो उसके लिए इन्होंने K लिख रखा है, और फाइनली ई को ई डैश से डिवाइड किया है, और वो किसके बराबर है, इनका रेशो K के बराबर है। यानी आपको सिंपली दोनों चीज़ का डिफरेंस निकालना हो तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको नया जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता चल जाएगी। तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे जो बीच में रिलेशन शो कर रहे हैं, बाकी इनका इतना एग्ज़ाम वाइज इतना इम्पोर्टेंस नहीं। नाउ अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज मतलब कि जो भी चार्ज बॉडी पर होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी पर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत कम है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 है, और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोलती हूँ 5.6 या इस तरह की वैल्यू अगर मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि जो चार्ज बॉडी पर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी थी ये तो आपको बहुत बेसिक लेवल में समझाई गई थी, बट नेचुरली अगर आप देखेंगे तो चार्जेस की वैल्यू हर बॉडी पर ज़्यादा होती है, ठीक है। हैंस हम ये देखेंगे कि जो चार्ज है वो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि किसी भी बॉडी पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हम जो भी चार्ज हैं बॉडी पर वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर कोई लीनियर की बात की, यानी कि कोई अगर ऐसा शेप है जैसे कोई एक वायर है, तो वायर पर अगर चार्ज को बताएंगे तो कैसे शो करेंगे, यूनिफॉर्मली एक दूसरे से डिस्टेंस पर, एक जैसी डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सरफेस की बात करते हैं तो एक सरफेस पर सारे चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है और सभी प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वॉल्यूम मतलब कोई 3D सरफेस पर,
ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक स्ट्रेट लाइन पर, लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या एक कर्व भी हो सकता है पर होना चाहिए एक सिंपल लाइन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस के लिए कोई 2D सरफेस ले लो, प्लेन, ठीक है, तो वो प्लेन की तरह होगा, यानी कि आपको ऐसे समझ लो, ये एक लाइन है, अगर कोई चार्ज इस कंडक्टर पे दे रखा है तो वो चार्ज इस कंडक्टर पे इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मुझे एक एक इंडिविजुअली चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक एक चार्ज की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो काफ़ी कम होती है और पूरी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू तो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम एक साथ निकालने के लिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को लेकर आए हैं, यानी मुझे अब इस वायर के एक एक चार्ज को कैलकुलेट ना करते हुए क्या करना है, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट मतलब डायरेक्ट 1 मीटर में कितने चार्ज है ये कैलकुलेट करना, डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर पे कितने चार्ज है ये कैलकुलेट करना, ठीक है, ना कि एक एक चार्ज को काउंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक चार्ज को काउंट ना करते हुए अब डायरेक्टली उस एरिया वाइज उसे काउंट कर लेंगे। अगर सरफेस है तो एरिया वाइज, लीनियर है एक स्ट्रेट लाइन है तो लेंथ वाइज, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आपके पास है। तो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उस टोटल चार्ज को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कितनी जगह में कितना चार्ज फील है, तो डायरेक्टली लीनियर के लिए हम कहेंगे पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, ठीक। और चार्ज को क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, डेंसिटी है तो कितना चार्ज डिवाइडेड बाय कितने यूनिट लेंथ में, यानी कि मीटर, तो कूलाम पर मीटर लैम्डा होता है, ठीक है। ये टर्म आगे आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए अभी से इसे लर्न कर लीजिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, जब कोई चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए किसी भी सरफेस पर तो उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो क्या पूरी सरफेस पर एक एक चार्ज काउंट करेंगे, नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट ये करेंगे कि जो भी चार्ज है पर यूनिट एरिया पर, सरफेस की बात है मतलब वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से कैलकुलेट होगी, जैसे 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पूरी सरफेस पे कैलकुलेट ना करते हुए उसके पर यूनिट एरिया के अंदर टोटल चार्ज जितना भी है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, ठीक है, जैसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। और यहाँ पर आप कूलाम, वहाँ पर लेंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं इसलिए मीटर, और यहाँ पर एरिया वाइज करोगे, सरफेस एक 2D सरफेस होती है ना, तो मीटर स्क्वायर आएगा। उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर, जो भी वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट है उस पर यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज होगा उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेजेंट है वो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा, ठीक है, रो कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो कूलाम, यानी टोटल चार्ज कहाँ पर, अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर क्यूब, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या लगता है, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगाया जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो ये हमेशा हमेशा इन्वर्स लॉ ऑफ फोर्स होता है, और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस टॉपिक को जो इन्वर्स स्क्वायर है उसको छोड़ते हुए डायरेक्ट ही स्टार्टिंग आप फर्स्ट पॉइंट से यही करना कि ये चार्ज फोर्सेस के बीच में लगाया जाता है, और ये किसी भी दो बॉडी के सेंटर से लगता है, दो बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये वैक्यूम में भी आप ऑपरेट कर सकते हो, और इसको वैक्यूम में, दोनों को वैक्यूम में कर सकते हो, ठीक है। ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है और ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और इनके बीच में जो सेंट्रल फोर्स है वो, मतलब जैसे दो चार्ज हैं, तो चार्ज के जो सेंटर से जाने वाली लाइन है उन्हीं के बीच में फोर्स लगेगा, और यहाँ पर भी दो बॉडी के मास को सेंटर पे एज्यूम किया जाता है और उस सेंटर के बीच में लगता है। और ये तो सी सिमिलरिटी। अब डिससिमिलरिटीज़ में वही देखना है कि ये अट्रैक्टिव
और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्जन दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाती है, रिपल्जन की नहीं की जाती है। ये स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, ग्रेविटेशन वीक होता है। ठीक है, वो तो आप भी जानते हो कि जितने भी फोर्सेस है उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। ले लो यहाँ से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्ट्रेट। अब देखो, इलेक्ट्रिक लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके बारे में बताया कि मान लो ये कोई चार्ज है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसकी एक पर्टिकुलर फील्ड होगी, तो उस फील्ड होगी, इसका मतलब क्या? उसके अंदर से जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के आसपास इनविजिबल मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस को हमें शो करना है। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज की हमेशा इनवर्ड होती है। ठीक है, इस तरह जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को साथ में रखा जाता है, जब इनका पेयर बनाया जाता है, तो हमेशा पॉजिटिव लाइंस आउटवर्ड ही रहेगी और नेगेटिव लाइंस इनवर्ड रहेगी। इसलिए हमेशा ये लाइंस पॉजिटिव से कहाँ की ओर जाती है? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव का काम है इनवर्ड्स रखना और पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से उनका पेयर बनेगा। लेकिन अगर बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है तो ये लाइंस नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह ना मिलते हुए ये अपनी इंडिविजुअल फील्ड बना लेती है। देखो, जब न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो डायरेक्टली पॉजिटिव से जो लाइन्स है वो नेगेटिव की तरफ आ रही है, लेकिन जब न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है तो ये फील्ड अलग अलग हो जाती है। मतलब ये अपनी सेपरेट फील्ड है और ये सेपरेट फील्ड है, इनके बीच का कनेक्शन नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड रहेगी और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड रहेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव लाइन से फील्ड जनरेट होती है, यानी आउटवर्ड है, यानी चालू कहाँ से होगी? पॉजिटिव चार्ज से, और किस तरफ एंड होता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और इनफाइनाइटली जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अभी हमने देखा ना, ये स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है? इनफाइनाइट तक, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है उतनी दूर तक वो जाती हैं। नेगेटिव के केस में वो इनफाइनाइट से आती है और कहाँ तक आती है? चार्ज की तरफ। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो बनी हुई है, ये वाली दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। और जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होता, वो फील्ड तो कहाँ रहेगी? उसके हमेशा कंडक्टर के आउटवर्ड ही रहेगी, कंडक्टर के अंदर से कभी भी ये पास नहीं होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कितने टाइप की होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस फील्ड के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे, है ना, हर पॉइंट पर जो फील्ड की इंटेंसिटी, जो भी हमने पढ़ा ना कि किसी भी चार्ज के कारण वो फील्ड बनी है, तो किसी भी पॉइंट पर उस चार्ज के द्वारा क्या फोर्स लगाया जा रहा है? ये उसकी इंटेंसिटी है। तो हर पॉइंट पर अगर मैं इंटेंसिटी निकालूंगी उस चार्ज के कारण तो वो इक्वल आएगी, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि पूरी फील्ड में, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह अगर मैं, ये कोई चार्ज है और इसकी एक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर मैं यहाँ कोई इंटेंसिटी यानी फोर्स निकालूंगी कि इसके कारण क्या फोर्स लग रहा है, वो लगाएगा, यहाँ लगाएगा, बीच में देखो गैप है, वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी ना आए। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा जोड़ा जहाँ पर दो चार्ज आपस एक साथ एज्यूम किए जाते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 12 रखी जाती है। ठीक है, और दो चार्ज कौन से? जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है जोड़ा, डाई मतलब दो। ठीक है, दो ऐसे पॉइंट फिक्स कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जहाँ पर दो चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, दो चार्ज का एक ऐसा पेयर जिसमें दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी इक्वल होता है और दोनों चार्ज अपोजिट होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर Q और Q। अब इस चार्ज का इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है Q का और ये Q का मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल है, तभी तो इनके नाम Q रखती है। लेकिन इनकी जो है नेचर है वो अपोजिट है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। इनको हम किस डिस्टेंस पर रखते हैं? 2L डिस्टेंस। 2L मतलब O इनका मिडिल पॉइंट है, O से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो L डिस्टेंस है, इतनी ही दूर पर पीछे की तरफ नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो
L डिस्टेंस है, तो इन दोनों को 2L डिस्टेंस पर रखा गया है। तो इसकी डिफाइन बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब एक ऐसी सिस्टम चार्ज की जिसमें दो चार्ज जो अपोजिट नेचर के हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के, इनको 2L डिस्टेंस पर रखा जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हो, नाइट्रोजन के डायपोल्स पढ़े होंगे आपने, एटम स्ट्रक्चर जब बनती है हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये सारी स्ट्रक्चर जो डायपोल वाली है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, बट फिजिक्स में भी चार्जेस के कारण आ चुकी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसे हम P से डिनोट करते हैं, अपने डेरिवेशंस में देखा होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक सिंपल सी डिफाइन है कि दोनों चार्ज इनके मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अपोजिट है, तो दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि दोनों का ही सेम ही है ना, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2L, उनका प्रोडक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि यही चीज़ आपको रिपीट हो जाएगी मैग्नेट में। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, जहाँ पर दो मैग्नेट के पोल्स होते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो दोनों में से किसी एक पोल की स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये नेम बस चेंज होते जाते हैं फील्ड के अकॉर्डिंग। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब किसी भी डायपोल में से किसी भी एक इलेक्ट्रिक जो मैग्नीट्यूड है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक, इसकी यूनिट भी बहुत सिंपल है, आप खुद बना सकते हैं। कूलाम, 2 तो कांस्टेंट है, L के लिए मीटर, कूलाम मीटर इसकी यूनिट होगी। और MLT फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, कूलाम के लिए AT लगता है, लेंथ के लिए L लगता है, यानी M0LTA इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निकालेंगे। ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉइंट पर। जैसे अभी हमने निकाला था ना, एक सिंपल चार्ज था, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी कि कितना फोर्स लग रहा है। तो वैसे ही ये तो सिंगल चार्ज के लिए निकाला था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम दो डायपोल मानने वाले हैं, एक डायपोल -Q और एक +Q, यानी ये डायपोल ले लिया हमने। इस डायपोल की मतलब इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये भी चार्ज है, और इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये भी चार्ज है। तो इनकी एक जो कंबाइन फील्ड बनेगी, उसके अंदर अगर कोई चार्ज आ जाता है, टेस्ट चार्ज, तो उस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ही समझिएगा, इसके लिए थैंक यू।